नमस्कार दोस्तों, प्रदीप नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु। जीव जंतुओं में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, रेस्पिरेशन के लिए कौन कौन से शरीर के पार्ट्स यानी कि ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और रेस्पिरेशन से शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है, और मेनली रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, ये स्टार्ट करते हैं। एक दिन बूजो ईगरली वेट कर रहा था, उत्सुकता के साथ वेट कर रहा था टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से मिलने के लिए, जो कि टाउन में 1 साल बाद आ रहे थे। वह बहुत हरी में था, बहुत जल्दी में था, बहुत हरी में था। वह उनको बस स्टॉप से रिसीव करना चाहता था। ही रन फास्ट, वह तेज़ी से दौड़ता है और बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में वह बस स्टॉप पहुंच जाता है। ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वह तेज़ी से सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम, उसकी ग्रैंड मदर उससे पूछती है कि वह इतनी तेज़ी से ब्रीथ क्यों कर रहा है, इतनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहा है। बूजो उनको बोलता है ही केम रनिंग ऑल द वे, वह पूरा रास्ता दौड़ते हुए आया है। बट एक क्वेश्चन उसके माइंड में स्टक कर जाता है, अटक जाता है। वह सोचने लगता है कि दौड़ने से उसकी जो सांसें हैं इतनी तेज़ी से क्यों चल रही हैं। उसके बूजो के इस क्वेश्चन का आंसर इस अंडरस्टैंडिंग में है कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं, वाई वी ब्रीथ, हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं। जो ब्रीदिंग होता है, जो सांस लेना होता है, वह रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन का ही एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। आइए रेस्पिरेशन को समझते हैं। वाई वी डू रेस्पायर, हम रेस्पायर क्यों करते हैं, यानी कि श्वसन क्यों करते हैं। दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम सेल बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिट यानी कि जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और जो एक सेल होती है, यही सेल होती है, वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी जीव जंतु की। स्ट्रक्चरल यानी कि जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, फंक्शनल यानी कि एक फंक्शन करती है, जो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है। जो सारी की सारी सेल्स होती हैं, ईच सेल ये परफॉर्म करती है सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन परफॉर्म करती है, यानी कि न्यूट्रिशन लेती है फूड से। ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करती है। एक्सक्रीशन यानी कि एक्सक्रीटा को बाहर निकालती है, मल को बाहर निकालती है। एंड रिप्रोडक्शन, और रिप्रोड्यूस होती है। एक सेल से 2 सेल बनती हैं। और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, टू परफॉर्म दिस ऑल फंक्शंस, सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की नीड होती है। इवन जब हम सो रहे होते हैं, जब हम खा रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, हमारे को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? याद करो, हमारे पेरेंट्स हमारे को बोलते हैं कि रेगुलरली फूड लेना चाहिए, रेगुलरली खाना खाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि फूड में ही सारी एनर्जी स्टोर होती है। फूड एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और यही एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान वह एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए सारे के सारे जीव जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रेस्पायर करते हैं, श्वसन करते हैं टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड से एनर्जी लेने के लिए। दोस्तों, ब्रीदिंग के दौरान वी ब्रीद इन एयर, हम एयर को अंदर ले जाते हैं, और उस एयर में ऑक्सीजन होती है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं एयर को, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। और जो एयर हम ब्रीद करते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सभी पार्ट्स के पास पहुंचती है, और अल्टीमेटली सेल्स के पास पहुंचती है, हर एक सेल में पहुंचती है। और सेल में पहुंचने के बाद जो एयर में ऑक्सीजन होती है, उसकी सहायता से सेल में प्रेजेंट फूड, जैसे ग्लूकोज के रूप में सेल में फूड प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है फूड का, और ब्रेकडाउन से फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी के रिलीज के साथ साथ, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन की कंप्लीट प्रोसेस यही होती है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मेनली यही फ़र्क होता है। ब्रीदिंग खाली सांस लेना,
रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, और उस सांस का, उस एयर का बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच के अल्टीमेटली सेल तक पहुंचना, और वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड होना विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होना। इस पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। और क्योंकि ये सेल में होता है तो इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म की सेल में यह होता है। दोस्तों, हमारी सेल्स के अंदर फूड जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, और एनर्जी रिलीज होती है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का यूज करके होता है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक यानी कि एयर का यूज करके जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो फूड है वो ब्रेकडाउन हो जाता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यूज किए बिना भी फूड ब्रेकडाउन होता है कई केसेस में, कई ऑर्गेनिजम्स के अंदर। उस ब्रेकडाउन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि एयर का यूज किए बिना जो रेस्पिरेशन होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रेकडाउन ऑफ फूड से एनर्जी रिलीज होती है। देखो, जब ऑक्सीजन का यूज करके रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। दोस्तों, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट ऐसे होते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ एयर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह सकते हैं। विदाउट एयर भी वो जिंदा रह सकते हैं, उनको एनारोब्स बोलते हैं। यीस्ट जैसे प्राणियों को एनारोब्स बोलते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो एल्कोहल प्रोड्यूस होती है, और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना जब टूटता है तो एक एल्कोहल बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी रिलीज होती है। यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एनारोबिकली रेस्पायर करता है, यानी कि बिना एयर के रेस्पायर करता है, और इस प्रोसेस में अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो यीस्ट का यूज़ किया जाता है वाइन बनाने में और बियर वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसको हिंदी में खमीर बोलते हैं। हमारी मसल्स भी, कई बार हमारी मसल्स रेस्पायर करती हैं एनारोबिकली, बिना एयर के रेस्पायर करती हैं, सांस लेती हैं, परंतु यह शॉर्ट टाइम के लिए होता है, थोड़े से टाइम के लिए होता है, जब टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हम फील करते हैं। बट ये टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कब फील करते हैं? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं और मैनी आवर्स तक हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी की डिमांड बड़ी हाई रहती है उस टाइम पे। बट ऑक्सीजन की सप्लाई जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करे वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड ही ऑक्सीजन हम अंदर ले जा सकते हैं। तो हमारी मसल सेल क्या करती हैं, वो एनारोबिकली बिना एयर के रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो ये मसल सेल जब एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं तो उन मसल सेल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो टूटता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस टाइम के लिए। तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उस टाइम पे। दोस्तों, आपने देखा होगा हैवी एक्सरसाइज के बाद मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि थोड़ी ऐंठन आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प्स क्यों आते हैं? जब हमारी मसल सेल रेस्पायर करती है एनारोबिकली तो उसके कारण क्रैम्प्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मसल सेल में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो पार्शली ब्रेक डाउन होता है। पार्शली ब्रेक डाउन होने के बाद वह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और इस लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन के कारण ही, लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा होता रहता है उसकी अक्यूमुलेशन के कारण ही मसल क्रैम्प्स आते हैं। और मसल क्रैम्प से रिलीफ कब मिलता है? जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर एक मसाज लेते हैं। हॉट वाटर बाथ और मसाज से मसल क्रैम्प ठीक कैसे होते हैं? हॉट वाटर बाथ लेने से और मसाज लेने से क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड का सर्कुलेशन जब इंप्रूव होगा तो मसल सेल में
ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होगी। ऑक्सीजन की सप्लाई इम्प्रूव होने से, ऑक्सीजन मसल सेल में ज़्यादा पहुंचने से वहाँ जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है एंड उसके ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है और लैक्टिक एसिड ख़त्म हो जाता है, और उसके ख़त्म होने के साथ साथ ही मसल क्रैम्प्स भी ख़त्म हो जाते हैं। एक्टिविटी 10.1, इस एक्टिविटी को अपने टीचर्स के सुपरविज़न के अंडर करना है। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली। अपने नोस्ट्रिल्स को और माउथ को टाइटली क्लोज करना है और घड़ी की तरफ देखना है कि कितनी देर तक आप सांस लिए बगैर रह सकते हैं, कितने टाइम तक आप रह सकते हैं। अब उस टाइम को नोट डाउन करना है, तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत लंबे समय तक बिना सांस लिए सरवाइव नहीं कर सकते। अभी ब्रीदिंग देखते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि नोस्ट्रिल्स, विंड पाइप एंड लंग्स। जब हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाते हैं तो इसको बोला जाता है इनहेलेशन। इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन रिच एयर को, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी कि एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को। यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। 1 मिनट में कितनी बार कोई पर्सन ब्रीद करता है उसको उसका ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अल्टरनेटिवली होता रहता है। एक बार हम इनहेल करते हैं गैसेस को, एक बार एक्सहेल करते हैं गैसेस को। एक ब्रीद में एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन होता है, मतलब एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को जोड़ के एक ब्रेथ बोला जाता है। बूजो ये नोटिस करता है कि जब वह कुछ देर सांस रोकने के बाद, आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम, कुछ देर सांस रोकने के बाद जब वह छोड़ता है तो वह बहुत हैवीली ब्रीद करता है, बहुत ज़ोर से सांस लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों कुछ देर सांस रोकने के बाद उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो हैवीली सांस लेता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले जा सके और वह ऑक्सीजन अंदर जाके फूड को बर्न करे और एनर्जी रिलीज कर सके। नाउ वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या तुम अपना ब्रीदिंग रेट फाइंड आउट करना चाहते हो? और क्या यह कांस्टेंट रहता है या चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? देखिए दोस्तों, वही है, जैसे जैसे हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हमारा ब्रीदिंग रेट चेंज होता है, जैसे कि बूजो ने बताया अभी। Let us find out by doing the following activity. Now activity 10.2. जनरली हम अवेयर नहीं होते कि हमारी ब्रीदिंग चल रही है क्योंकि वह ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वह चलती रहती है। However, यदि आप चाहें तो आप अपना ब्रीदिंग रेट काउंट कर सकते हैं। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली आप सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर छोड़िए और काउंट कीजिए कि कितनी मिनट, मतलब 1 मिनट में कितनी बार आपने सांस अंदर लिया और सांस बाहर छोड़ा। क्या आपने सेम नंबर ऑफ टाइम इनहेल और एक्सहेल किया? मतलब जितनी बार इनहेल किया उतनी ही बार एक्सहेल किया। अभी आप अपना ब्रीदिंग रेट, यानी कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट होता है ब्रीदिंग रेट काउंट करें आफ्टर ब्रिस्क वॉक, मतलब एक फुर्ती भरी वॉक, एंड आफ्टर रनिंग और दौड़कर, और कंप्लीट रेस्ट की पोजीशन में काउंट करें अपना ब्रीदिंग रेट, और इस सब को टैबुलेट करें और कंपेयर करें विद योर क्लासमेट्स। तो आप देखोगे अब वो एक्टिविटी से, जब भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा होती है, किसी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वह ब्रीद करता है फास्टर ब्रीद करता है और हैवीली ब्रीद करता है, जिसके कारण मोर ऑक्सीजन उसकी बॉडी में जाती है, उसकी सेल्स तक जाती है और मोर फूड का ब्रेकडाउन करती है एंड मोर एनर्जी रिलीज करती है, क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। ऐसा क्यों होता है कि आप हंग्री फील करते हैं, भूखा फील करते हैं आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी में हमारी एनर्जी यूज़ होती है और हमारे को मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
तो हम हैविली ब्रीथ करके, फास्टर ब्रीथ करके हमारे पास जो फूड है उसका ब्रेक डाउन कर चुके होते हैं। तो मोर फूड की हमारे को ज़रूरत होती है, इसलिए हम हंग्री महसूस करते हैं। और जब आप ड्राउजी फील करते हो, सुस्ती में फील करते हो, तो क्या आपका ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? क्या उस टाइम पे आपकी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव कर रही होती है? तो इसका जवाब इधर पहेली भी कुछ पूछ रही है, इसके इसी से रिलेटेड। पहेली वांट्स टू नो व्हाई वी यॉन व्हेन वी आर स्लीपी और ड्राउजी। जब हम स्लीपी और ड्राउजी होते हैं तो हम जबाई क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम स्लीपी और ड्राउजी होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। हमारा ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है क्योंकि हम सुस्त हो जाते हैं, और जितनी हमारे माइंड को और बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वह फुलफिल नहीं हो पाती। तो माइंड की सेल्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम मुंह खोल के सांस लेते हैं, पूरा जोर से सांस लेते हैं, हैविली सांस लेते हैं। उसी को जबाई बोलते हैं या योनिंग बोलते हैं, जिससे कि हैविली सांस लेने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है और जो ऑक्सीजन की नीड होती है हमारी माइंड की सेल्स को और बॉडी की सेल्स को, वो पूरी हो जाती है। नाउ एक्टिविटी 10.3। इस पिक्चर में एक नॉर्मल पर्सन की डेली एक्टिविटी दिखाई गई है, जिसमें कि ये पूछा गया है कि किस एक्टिविटी में ब्रीथिंग रेट सबसे स्लोवेस्ट होगा और किस एक्टिविटी में फास्टेस्ट होगा। तो दोस्तों देखिए, जिस एक्टिविटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उस एक्टिविटी में ब्रीथिंग रेट फास्टेस्ट होगा। जैसे कि इसमें ब्रीथिंग रेट फास्टेस्ट होगा, और इस एक्टिविटी में स्लीपिंग पोजीशन में ब्रीदिंग रेट स्लोवेस्ट होगा, क्योंकि सोते हुए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम रहती है कंपैरेटिवली। पहले साइड में ब्लू बॉक्स कर लेते हैं। ऑन एन एवरेज एक अडल्ट पर्सन 15 to 18 टाइम्स ब्रीद करता है 1 मिनट में, बट हैवी एक्सरसाइज में वह ब्रीदिंग प्रोसेस हमारी फास्टर हो जाती है, तो 25 टाइम्स पर मिनट ब्रीद करता है। और एक्सरसाइज के दौरान वह फास्टर ही नहीं, हैविली भी ब्रीद करता है, डीप ब्रीद करता है, ताकि वह मोर ऑक्सीजन को इनहेल कर सके और मोर एनर्जी रिलीज कर सके फ्रॉम द स्टोर्ड फूड। हाउ डू वी ब्रीद? हम सांस कैसे लेते हैं, आइए देखते हैं। सांस लेने का मैकेनिज्म क्या है और इसमें कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, देखते हैं। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। हम अपनी नोस्ट्रिल्स की हेल्प से एयर को अंदर ले जाते हैं। नोस्ट्रिल्स यानी कि जो नोज का फ्रंट वाला पार्ट होता है, दैट इज़ नोस्ट्रिल। वह नोस्ट्रिल से पास होती हुई नेसल कैविटी में पहुंचती है। नोस्ट्रिल नोज के पीछे का पार्ट, दैट इज़ नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बाद वह विंड पाइप से होती हुई लंग्स में पहुंचती है, लंग्स। और जो लंग्स होते हैं वो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ सेफ रहते हैं। ऐसा फिगर 10.4 में भी दिखाया है। ये फिगर अभी करते हैं, एक बार ये पढ़ लेते हैं। जो ये कैविटी होती है ये सराउंडेड होती है बाय रिब्स के द्वारा सराउंडेड होती है, और इस चेस्ट कैविटी के नीचे एक मस्कुलर सीट लगी होती है। मस्कुलर यानी कि मसल्स की बनी हुई सीट लगी रहती है, जिसको बोलते हैं डायाफ्रेम। जी साइलेंट होता है तो डायाफ्रेम बोलते हैं। और यह चेस्ट कैविटी के फ्लोर को फॉर्म करती है, यानी कि बनाती है, नीचे की तरफ लगी होती है डायाफ्रेम, मस्कुलर सीट। उसके बाद ब्रीदिंग की प्रोसेस में डायाफ्रेम एंड रिब केस में मूवमेंट होती है, पीछे ऊपर नीचे होते हैं। आइए देखते हैं, एक बार फिगर में देख लेते हैं। सबसे पहले एयर पहुंचती है हमारी नोस्ट्रिल्स के पास। नोस्ट्रिल्स यानी कि ये नोस्ट्रिल्स हैं, यहाँ से हम एयर को अंदर लेके जाते हैं, दिस इज़ नेसल कैविटी। नेसल कैविटी के बाद एयर फ्रिंक्स, दिस इज़ फ्रिंक्स यानी कि जो ट्रैकिया को लंग्स से जोड़ता है। ट्रैकिया यानी कि इसी को विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप। और ये फ्रिंक्स मतलब जोड़ने का ही काम करता है। यहाँ से एयर फ्रिंक्स के बाद दिस इज़ विंड पाइप और ट्रैकिया के बाद एयर पहुँचती है लंग्स में। ऑक्सीजन से भरी हुई एयर जो है, ऑक्सीजन रिच एयर लंग्स में पहुंचती है।
और लंग्स जो है हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं। दिस इज़ चेस्ट कैविटी, ये पूरी चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी जो है वो सराउंडेड बाय रिब्स लिखा हुआ है, सराउंडेड बाय रिब्स। तो ये जो हड्डियां हैं ये वाली, इनको रिब्स बोलते हैं। ये सब हड्डियां होती है, रिब्स होती हैं। ये इनमें मूवमेंट होती है, एक्सपेंड करती हैं सांस लेने इनहेलेशन के दौरान, और कॉन्ट्रैक्ट होती है एक्सहेलेशन के दौरान। और जो ये डायाफ्राम है, दिस इज़ द मस्कुलर सीट, ये नीचे की तरफ ये मस्कुलर सीट है, इसको डायाफ्राम बोलते हैं। ये भी ऐसे ऊपर हो जाता है और ऐसे नीचे हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अभी आगे एक बार देखते हैं। इनहेलेशन के दौरान रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है एंड आउटवर्ड मूव करता है, और डायाफ्राम है जो वो डाउन की तरफ मूव करता है। आइए देखते हैं एक बार। रिब्स जो है, ये हड्डियां जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं मोर स्पेस प्रोवाइड करने के लिए लंग्स को, ताकि वो मोर एयर को अपने अंदर ले सके। और जो ये डायाफ्राम है ये नीचे की तरफ मूव करता है। देखते हैं एक बार। मूव्स डाउन, ये नीचे की तरफ मूव करता है, यहाँ पे नीचे की तरफ, एक ऐसे ऊपर, ये नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करता है। ये साइड में फिगर में, सेकंड फिगर में भी दिखाऊंगा अभी। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रस्ट इनटू लंग्स। हाँ, इससे हमारी चेस्ट कैविटी में ज़्यादा स्पेस हो जाता है और लंग्स को एक्सपेंड करने का मौका मिल जाता है, जिससे कि ज़्यादा एयर लंग्स में फिल हो सकती है। तो इनहेलेशन के दौरान दो चीज़ें होती हैं। एक हमारी रिब्स जो है वो मूव अप करती है, यानी कि मूव आउटवर्ड करती है, बाहर की तरफ एक्सपेंड होती है, फैलती है। और जो डायाफ्राम है वो आउटवर्ड मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। और एक्सहेलेशन के दौरान रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, मूव्स अंदर की तरफ, मतलब रिब्स जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करती है, ये हड्डियां जो हैं अंदर की तरफ मूव करती हैं। और डायाफ्राम मूव्स अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, ऊपर की तरफ मूव करता है। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का साइज से रिड्यूस होएगा, कम होएगा, और एयर जो है कि वो पुस्ट आउट हो जाएगी लंग्स से। फिगर 10.5 में दिखाया है ये सब डायाफ्राम का। These movements in our body can be felt easily, हम आसानी से ये मूवमेंट फील कर सकते हैं। अपनी छाती पे हाथ रख के देखेंगे, हम एक डीप ब्रेथ लेंगे, गहरी सांस लेंगे, और अपनी छाती पर अपने पाम को रखेंगे, हथेली को रखेंगे, और मूवमेंट को देखेंगे। भाई वो मतलब एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फैल रही है या सिकुड़ रही है, क्या हो रहा है उसके साथ। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग के दौरान देर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी के साइज में चेंज होते हैं ब्रीदिंग को दौरान। तो बच्चे जो हैं एक कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन। भाई कौन अपनी चेस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करता है, कौन अपनी चेस्ट सबसे ज़्यादा फुलाता है। तो एवरीवन वाज बोस्टिंग, हर एक बोस्ट कर रहा है, हर एक ढींगे मार रहा है कि मेरी चेस्ट सबसे ज़्यादा फूलती है, मेरी चेस्ट में एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो यही एक्टिविटी आप अपनी क्लास में भी कर सकते हैं विद योर क्लासमेट्स। स्मोकिंग से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं जो लोग, उनसे उनके लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं और उनको कैंसर भी हो सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। आइए ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। जब हम एयर को, जिस एयर में हम सांस लेते हैं उसमें बहुत टाइप के अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक होती है, डस्ट होती है, पोलन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पोलन्स के होते हैं जो फ्लावर के ऊपर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, पोलन होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो ये पार्टिकल भी हमारे मतलब सांस के दौरान हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंच जाते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं तो ये पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं इनटू द हेयर्स, बालों में, जो हमारी नेसल कैविटी में जो बाल हैं, नोज़ में जो बाल हैं, उनमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हाउएवर कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं वो बालों से बच के अंदर चले जाते हैं नेसल कैविटी के,
और वहाँ जाकर कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, नेसल कैविटी की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, जिसके कारण हम स्नीज करते हैं। स्नीज यानी कि छींकते हैं, और छींकने के दौरान, स्नीजिंग के दौरान हम इन फॉरेन पार्टिकल्स को, हम इन विदेशी पार्टिकल्स को, यानी कि हम इन अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, एक्सपेल्ड कर देते हैं, और डस्ट फ्री क्लीन एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। टेक केयर क्या करना है, जब आप स्नीज करते हो, छींकते हो, तो अपनी नोज़ को किसी हैंकी के साथ या भी किसी चीज़ के साथ कवर करें, ताकि ये फॉरेन पार्टिकल्स, ये अनवांटेड पार्टिकल्स जो आपने एक्सपेल किए हैं, जो आपने बाहर निकाले हैं, वो कोई और इनहेल ना कर ले, कोई और उनको अंदर ना ले जाए सांस के दौरान। नाउ एक्टिविटी 10.4, टेक ए डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लें और अपनी चेस्ट को एक मेजरिंग टेप से उसका साइज़ मापें, उसका मतलब मेजर करें, और अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल 10.2 में लिखें। ऐसा फिगर 10.6 में दिखाया है, 10.6 देख लेते हैं। देखो इसमें चेस्ट को मेजरिंग टेप से माप रहे हैं। अपनी चेस्ट के साइज़ को अगेन मेज़र करें व्हेन एक्सपेंडेड, उसको एक्सपेंड करके, मैक्सिमम एक्सपेंड करके जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं, और इंडिकेट करें टेबल में। और ये देखिए कि कौन से क्लासमेट्स का मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है चेस्ट का। अब हम चेस्ट के एक्सपेंशन के मैकेनिज़्म को और ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म को एक सिंपल मॉडल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक्टिविटी 10.5 से। एक्टिविटी 10.5, ठीक है, वाइड प्लास्टिक बोतल और उसका रिमूव कर देंगे बॉटम को, उसके बॉटम को हम रिमूव करेंगे, और एक वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब लेंगे। ऐसा वाई शेप्ड ग्लास या प्लास्टिक ट्यूब लेंगे, और उसके मतलब बोतल के लिड में, बोतल के ढक्कन में एक होल करेंगे। बोतल का ढक्कन होता है, उसमें यहाँ पे एक होल करेंगे, सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट, ताकि ट्यूब इसमें से यहाँ से पास हो सके। उसके बाद टू द फोर्क एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स 2 डिफ्लेटेड बैलून। यहाँ पर फोक्ड एंड पर, मतलब ये अलग हुए एंड पर 2 डिफ्लेटेड बैलून यहाँ पर फिक्स करेंगे। डिफ्लेटेड यानी कि जिसमें से हवा निकाल रखी है, एनफ्लेट यानी कि हवा भरना, और डिफ्लेट यानी कि हवा निकालना। अब इंट्रोड्यूस द ट्यूब इनटू द बोतल। अब ये ट्यूब इस बोतल के अंदर डालेंगे, इस तरह से डालेंगे जैसे कि फिगर 10.7 में दिखाया गया है। ये सिरा अंदर की तरफ ऐसे, ये यहाँ पे बैलून है, और ये बाहर, ये पूरा लिड है, और इसको लिड को बोतल के ऊपर ऐसे बंद कर देंगे। ये फिगर 10.7 देख लेते हैं, फिगर 10.7 इस तरीके से हम फिक्स करेंगे उसमें। अभी आगे देखते हैं। नाउ कैप द बोतल। अब ये कैप बोतल के ऊपर लगा देंगे। सील इट टू मेक इट एयर टाइट, और इसको एयर टाइट कर देंगे, बोतल को एयर टाइट कर देंगे। अभी जो ओपन एंड है, नीचे से ओपन एंड है, जो बेस है, बोतल का बेस है, उस पर एक थिन रबड़ या प्लास्टिक शीट टाई करेंगे यूजिंग ए लार्ज रबड़ बैंड। लार्ज रबड़ बैंड का यूज़ करके दिखाता हूँ फिगर में। यहाँ पे जो ओपन एंड है बोतल का, यहाँ पे एक इसको मतलब बोतल का ओपन एंड यहाँ से हटा लिया था, और यहाँ पे एक रबड़ शीट लगाएंगे यूजिंग ए लार्ज रबड़ बैंड की हेल्प करके एक रबड़ शीट हमने लगाई है। अभी लंग्स के एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, भाई शरीर के अंदर लंग्स कैसे एक्सपेंड करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, पुल द रबड़ शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड। यहाँ पे इस तरीके से डाउनवर्ड हम खींचेंगे शीट को ऐसे डाउनवर्ड खींचेंगे बैलून, और बैलून्स को देखेंगे कि बैलून एनफ्लेट हो रहे हैं। जैसे हमारे लंग्स में हवा भरती है, ऐसे ही बैलून्स में हवा भर रही है। अभी रबड़ को पुश करेंगे, प्लास्टिक शीट को या रबड़ को पुश करेंगे, और ऑब्जर्व द बैलून, और बैलून को ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे ही हम रबड़ शीट को पुश करते हैं, अंदर की तरफ पुश करते हैं, तो हमारे बैलून हैं जो ये डिफ्लेट हो जाते हैं, इनमें से हवा निकल जाती है। जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारे लंग्स में से हवा बाहर चली जाती है, ऐसे ही। तो यहाँ पे इस मॉडल में बैलून्स एंड रबड़ शीट क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बैलून्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे लंग्स को, एंड रबड़ सीट, नीचे रबड़ सीट यहाँ पे डायाफ्रेम प्रेजेंट करती है, जो बाहर की तरफ आती है और अंदर की तरफ जाती हैं। अब हम ब्रीदिंग का मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारे लंग्स में इस तरीके से हवा भरती है और इस तरीके से हवा बाहर निकलती है। नाउ व्हाट डू वी ब्रीद आउट। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है ऑलरेडी। इस टॉपिक को और इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि वीडियोस को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।